हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेरहम आशिक भाग 9। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। अभी तक आपने देखा कौन सी बात। सना के ये कहते ही कबीर खुद पर गिल्टी फील करते हुए कहता है, मुझे पता है कि मैं ये क्या करने के लिए बोल रहा हूँ तुम्हें और मेरे लिए ये कितना गलत है, पर प्लीज़ एक बार मुझे समझने की कोशिश करना ज़रूर, जिसके बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सना कबीर की इन अटपटी बातों को सुनते हुए सना सिर झटकते हुए कहती है, आर यू ओके? मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ था वहाँ और अब आगे। सना के ये कहते ही कबीर ना में हामी भरते हुए कहता है, तुम बस मुझसे वादा करो कि मैं जो भी कहूँगा तुम इस बात को समझोगी। बार बार कबीर के एक ही जवाब से सना हाँ में हामी भरती है, जिसके बाद कबीर सना की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम प्लीज़ मेरे लिए वैद्या की बात मान जाओ प्लीज़। कबीर के मुंह से ये सुनते ही सना फुर्ती के साथ अपना हाथ कबीर की पकड़ से पीछे खींच लेती है। उसे कबीर की बातों से इस तरह का सदमा पहुंचता है कि कुछ वक्त के लिए सना को खामोशी का पहरा खेल लेता है। वो फुर्ती से अपनी जगह से उठती है और कार से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर कबीर भी उस कार से बाहर आता है और सना को समझाते हुए बोलता है, समझो ना यार प्लीज़, वो बहुत बड़ा गुंडा है, उसने मुझे मारने की धमकी दी है। अगर मेरे कहने पर तुमने उसकी बात न भी मानी तो वो हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। सोचो पीहू का क्या होगा प्लीज़। कबीर के ये कहते ही सना कबीर को खुद से दूर धकेलते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोलती है, हटो, दूर हटो मुझसे, हटो। तुम कुछ समझ सोच भी पा रहे हो कि क्या बकवास करे जा रहे हो मेरे साथ कबीर? तुम मुझे उस गुंडे के साथ सोने को कह रहे हो, अपनी खुद की बीवी को उसका चारण बनने को कह रहे हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ कबीर, कोई तुम्हारे पॉकेट की सिगरेट नहीं जो जिसे मन आया तुम शेयर कर दोगे। मुझे पता है तुमने उस वैद्या से क्या सौदा किया है कबीर। मैं कोई सतयुग की द्रौपदी नहीं हूँ जिसका अपने फायदे के लिए तुम सौदा करके चले आए हो उसके साथ। दूसरी बात, तुम्हें उस गुंडे की धमकी का डर नहीं है बल्कि अपनी मूवी के लॉस का डर है। तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे हो कबीर, सिर्फ इस्तेमाल। तुमने कभी मुझे अपनी बीवी समझा ही नहीं है। अगर समझा होता तो कभी इस तरह की बातें ही न करते। छी छी, तुम तो उस वैद्या से भी गिरे हुए निकले कबीर, छी। कोसती हूँ मैं खुद को कि मैं तुम्हारी बदकिस्मत पत्नी हूँ। सना की ये सारी बातें जब कबीर के लिए बर्दाश्त से बाहर होती है तो वो एक खींच के सीधे हाथ का तमाचा सना की गाल पर रख देता है, जो सना के लिए इतनी जोर का होता है कि एक पल के लिए उसका सिर हिल जाता है। उसकी बॉडी उसे पैनिक अटैक को महसूस करने लगती है, जो कुछ ही पलों में सना को पागल बना देता था। कबीर का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था, जिस पर कबीर सना को बालों से अपनी तरफ खींचता है और गुर्राते हुए बोलता है, इस्तेमाल का नाम ले ही लिया है तो ये भी सही है। कम से कम तुम्हारा ये खूबसूरत बदन मेरे किसी काम तो आए। और अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकती तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे तुम बड़े बेहतरीन ढंग से समझती हो, मुझे डिवोर्स देने का। कबीर के ये कहते ही सना की दर्द से भरी आंखें कबीर की तरफ देखने लगती हैं, जिन्हें कबीर इग्नोर करते हुए सना को खुद से दूर धकेल देता है, जिस पर सना बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है और जिस भी हालत में उसके हालातों ने उसे डाल छोड़ा था वो उसी में खुद के शरीर को समेटे हुए रोने लगती है। पूरा दिन बीत चुका था और रात होने को थी, पर सना अभी तक भी पीहू और ना ही लोवा के कहने पर रूम से बाहर नहीं आई थी।
सना की इस बिहेवियर से तंग आकर कबीर खुद सना को बुलाने उसके रूम की तरफ जाता है और जोर जोर से दरवाज़ा पीटते हुए कहता है, ओपन द डोर सना। अगर तुमने ये दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं अभी तुम्हारे डैडी को कॉल लगा दूंगा और उन्हें तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए कहूँगा, जिसके बाद जो भी कुछ होगा तुम उस चीज़ की दोषी मुझे मत ठहराना। इसीलिए खोल दरवाज़ा। कबीर इससे पहले कि दूसरी बार उस दरवाजे को नॉक कर पाता कि तभी सना धड़ाम से दरवाज़ा खोल डालती है, जिसके बाद कबीर गुस्से के साथ उस रूम में दाखिल होता है और कबर्ड खोलकर सना की कई रंग बिरंगी ड्रेसेस जो सना की तरफ फेंकते हुए बोलता है, इनमें से कोई सी ड्रेस पहनकर अगले 1 घंटे में तैयार हो जाओ, अपना ये रोना धोना खत्म करके। और ये कहते ही कबीर वहाँ से बाहर चला जाता है, जिसके जाते ही सना अपने चेहरे पर जहरीली मुस्कान लाती है और शीशे के सामने खड़े होते हुए अपने उसी मुरझाए हुए चेहरे के साथ मेकअप किट से पाउडर को निकालती है और उसे बेकार ढंग से अपने चेहरे पर लगाने लगती है, जो सना के बहते आंसुओं के साथ निशान छोड़ रहा था। सना आज कबीर के कहने पर अपनी जिंदगी का सबसे बेहुदा तैयार होने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी और इसी तरह वो रूम से बाहर आती है और कबीर को घूरते हुए सीधा कार की तरफ बढ़ जाती है। कबीर परेशान आ चुका सना की पल पल की इन हरकतों से, पर आज उसे किसी भी तरह सना से अपना ये काम निकलवाना था, जिस पर वो भी उसे कुछ नहीं कहता। और इसके साथ दोनों कुछ ही पलों में शेखावत पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं। कार रुकते ही सना एक नज़र शेखावत पैलेस और फिर कबीर की तरफ डालकर रोने लगती है, जिसे देखकर कबीर सना के लिए जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और उसका इसके लिए शुक्रिया करते हुए उसे गले लगाने ही लगता है। तभी बीच में हिना का कॉल कबीर को सना की तरफ बढ़ने से रोक देता है, जिस पर सना कबीर की तरफ देखकर कहती है, कबीर बहुत पछताओगे तुम, और जिस दिन तुम्हें ये पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सना का खुद पर कासा ये स्केच देखकर कबीर सना को घूर कर उस फोन कॉल को अपने कान से लगाता है, जिसके आगे से हिना बहुत स्वीट सी वॉइस में कहती है, उस महारानी को छोड़कर प्लीज़ जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मैंने हम दोनों के लिए बहुत प्यार से तुम्हारा सॉरी हमारा बेडरूम सजाया है। हिना के इतना कहते ही कबीर कहता है, बस आ रहा हूँ, तुम मेरा वेट करो। कबीर के अचानक से बदले लहजे को देखकर सना समझ चुकी थी कि वो कबीर के लिए इम्पोर्टेंट कभी थी ही नहीं, जो बात सना का तन बदन जला देता है। जिसके बाद सना खुद की मर्जी से अपने कदम वैद्या के पैलेस की तरफ बढ़ाने ही लगती है कि तभी कबीर सना का हाथ पकड़ता है और इससे पहले कि वो उसे गले लगा पाता, सना अपना हाथ आगे करते हुए उसे वहीं रोक देती है, जो इस बात की गवाही था कि वो उसे कितनी नफरत करती है। जिसके बाद सना अपना हाथ गुस्से के साथ कबीर की पकड़ से छुड़वाती है और अपने कदम वैद्या के विला के अंदर बढ़ा देती है, जहां पहुंचते हुए उसकी सबसे पहली मुलाकात देवा से होती है, जो न जाने उसके आने का वहां कब से इंतजार कर रहा था। देवा सना का स्वागत पिछली बार की तरह इस बार भी खुद से करते हुए उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए उसे वैद्या के बेडरूम की तरफ ले जाता है, जहां पहुंचकर देवा सना के लिए वैद्या के रूम का डोर ओपन करते हुए बोलता है, मुझे पहले पता होता कि वो कबीर तुम्हें यहाँ तक छोड़ने में इतनी देरी करेगा तो मैं खुद तुम्हें लेने आता। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें यहाँ तक आने में सना। देवा के ये कहते ही सना अपने पूरे एटीट्यूड के साथ देवा को कोई भी जवाब ना देते हुए उस रूम के अंदर दाखिल हो जाती है, जिसे देखकर देवा गुस्से के साथ दांत पीसते हुए कहता है,
डोंट वरी मिस। वैद्या का मन भरते ही तुम्हें मेरी ही बाहें सहारा देने वाली हैं, क्योंकि तुम अभी नहीं जानती कि वैद्या कितना कमीना है। उसकी हर एक मनपसंद चीजें बाद में मेरे ही बिस्तर की बनावट बनी है। सना वैद्या के कमरे में दाखिल होते ही अपनी नज़र वहाँ पड़े फ्रूट बास्केट की तरफ दौड़ाती है और फिर वॉशरूम के अंदर से शावर की आवाज़ से समझ जाती है कि वैद्या इस समय नहा रहा है। सना अपने अंदर उबल रहे ज्वाला को एक ही सांस के साथ शांत करती है और फिर उस बास्केट के अंदर से बड़ा सा चाकू पकड़कर अपने हाथ में दबोच लेती है, जिसकी धार ऐसी थी कि एक ही बार में जो किसी की भी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दे। जिसे सना एक हाथ से अपनी पीठ के पीछे छुपाती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। वैद्या इस समय बिल्कुल नग्न अवस्था में था। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो इस वक्त शावर के गर्म पानी का आनंद ले रहा था, जिसका ये मज़ा तब दुगना होता है जब सना खुद अंदर आने के लिए उसके डोर को नॉक कर रही थी, जो एक तरफ से वैद्या के मन की इच्छा को पूरा करने जैसा था, जिस पर वैद्या सरकास्टिक स्माइल अपने होठों पर लाता है और बिना सोचे समझे डोर ओपन करते हुए मैग्नेटिक वॉइस में कहता है, देख लो, अभी भी वक्त है कि अपने पाँव पीछे खींच लो, क्योंकि अगर मैंने अपनी बाहों में तुम्हें जकड़ा तो पूरी रात इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वैद्या के ये कहते ही बाहर खड़ी सना का गला अचानक से सूख जाता है। उसका दिमाग वैद्या के साथ उसकी उन छवियों को बनाने लगता है जो सच में सना का रोम रोम तपा देने वाला था। पर इस समय सना का दिमागी फितूर तो वैद्या को जाने से मार देने का था, जिस पर वो फिर दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाने को बढ़ी ही थी कि वैद्या एक ही झटके के साथ उसे अपनी बाहों की तरफ खींच लेता है, जिस बीच सना का वेल्स खराब होता है और वो खुद को वैद्या की बाहों में बड़े ही आराम से सौंप देती है, जिस पर वैद्या सना को लेते हुए उस शावर की बूंदाबारी में खींचता है। इस वक्त सना ने एक पतली सी वधी की ब्लैक कलर की शर्ट ड्रेस पहनी थी, जो पानी में भीगकर उसके पतले से शरीर की बनावट से लिपट चुकी थी, जिस वजह से वैद्या सना के एक एक अंग का बड़े ही ठीक ढंग से अंदाजा लगा सकता था कि किसकी बनावट किस तरह है। जब तक सना उस चाकू की धार को वैद्या की तरफ गुस्से से बढ़ा पाती कि उसे पहले ही वैद्या उसके हाथों को उसकी कमर से अटैच करता है और अपने गर्म सीने से चिपका देता है। वो चाकू सना की पकड़ से छूटता है, जिस पर सना अपनी बातों के वार से वैद्या पर चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी तुझे। तुमने सब बर्बाद कर दिया है, मेरी शादीशुदा जिंदगी का तमाशा बना दिया है। क्यों आए हो तुम मेरी जिंदगी में, छोड़ो। सना बोलते बोलते अब अपने आपे से बाहर हो चुकी थी कि वो वैद्या की पकड़ में वैद्या से संभाली नहीं रही थी, जिसे देखकर वैद्या उसे खींचकर अपने होठों की तरफ करता है और अपने होठों को उसके होठों पर सजा देता है। वैद्या सना को इतने आराम से किस कर रहा था और अपने होठों की गहराई में उतार रहा था कि सना इस बीच जिस पैनिक अटैक से दर्द महसूस कर रही थी वो भी उसके साथ शांत हो जाता है, जैसे उसके बदन को इसकी ही ज़रूरत हो। क्या वैद्या बन जाएगा इस बीच सना की कमजोरी? उसके अंदर के दर्दनाक दर्द के साथ ये कहानी बदलेगी कोई नया पासा? मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये अध्याय बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कमेंट के साथ अपना प्यार देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।